ताज़ा खबर। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान का मैराथन एहतजाज जारी है। 50 घंटों का एहतजाज आज खत्म होगा। ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने और हंगामा आराई करने पर राज्यसभा के 23 जबकि लोकसभा के 4 अरकान को मुअत्तल किया गया है। तो तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि अपोजिशन का पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कई इश्यूज पर अपोजिशन लगातार सरापा एहतजाज है। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान का मैराथन एहतजाज जारी है, जो पिछले 50 घंटों से जारी है। आज इसकी मियाद खत्म हो रही है। 50 घंटों का जो अल्टीमेटम इन्होंने दिया था एहतजाज का, वो आज खत्म हो रहा है। इसके बाद इनका रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने और हंगामा आराई करने पर राज्यसभा के 23 जबकि लोकसभा के 4 अरकान को मुअत्तल किया गया और ये सभी लोग इस वक्त एहतजाज पर बैठे हुए। पार्लियामेंट के बाहर ये लोग पार्लियामेंट के अहाते में ही एहतजाज पर बैठ गए। 50 घंटे के एहतजाज की इन्होंने धमकी दी थी और आज ये मुद्दत पूरी होने वाली है। इसके बाद इनका रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लगातार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का एहतजाज जारी है। सड़कों पर संसद से सड़क तक एहतजाज अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान मैराथन एहतजाज कर रहे हैं। 50 घंटों का ये एहतजाज था जो आज खत्म होने वाला है। ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने और हंगामा आराई करने पर राज्यसभा के 23 जबकि लोकसभा के 4 अरकान को मुअत्तल किया गया है। तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का एहतजाज लगातार जारी है। अपोजिशन सरापा एहतजाज है। कई मुद्दों पर अपोजिशन बहस करने की बात कर रही है, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत बहस करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार नहीं है, वो गैर ज़रूरी मुद्दों को हवा दे रही है। तो पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान मैराथन एहतजाज कर रहे हैं। इनका एहतजाज आज भी जारी है। आज इनकी ये मियाद जो है वो पूरी होने वाली है। 50 घंटों का एहतजाज इनका आज खत्म होगा। ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने और हंगामा आराई करने पर राज्यसभा के 23 जबकि लोकसभा के 4 अरकान को मुअत्तल किया गया है। असातिज़ा तकरीरी घपला मामले में तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली मानिक भट्टाचार्य को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। जुमेरात को एजेंसी ने मानिक भट्टाचार्य से 14 घंटों तक पूछताछ की थी। मानिक पार्था चटर्जी के करीबी है और उनकी रिहाइश गाह पर भी ईडी ने गुज़िश्ता दिनों छापा मारा था और ईडी का दावा है कि कई अहम सुराग इनके हाथ लगे थे। तो असातिज़ा तकरीरी घपला मामले में ममता बनर्जी हुकूमत की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। लगातार एक के बाद एक इनके जो लीडर हैं वो फंसते नज़र आ रहे हैं। अब असातिज़ा तकरीरी घपला मामले में तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली मानिक भट्टाचार्य को ईडी ने आज फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया है। जुमेरात को एजेंसी ने मानिक भट्टाचार्य से 14 घंटों तक पूछताछ की थी। मानिक पार्था चटर्जी के करीबी उनकी रिहाइशगाह पर भी ईडी ने गुज़िश्ता दिनों छापा मारा था। तो पार्था चटर्जी के जो भी करीबी हैं उनके कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था, उनमें मानिक भी हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है ममता बनर्जी के। हमारे साथ शंकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, ममता बनर्जी के लिए हालात कुछ ज़्यादा साजगार नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार उनके जो लीडर है वो फंसते जा रहे हैं। आज फिर मानिक भट्टाचार्य से ईडी पूछताछ करने वाली है। निश्चित तौर पे जिस तरह से मानिक भट्टाचार्य की बात करें या कहीं और भी विधायक की अगर बात करें तो वो लगातार अब जांच एजेंसी के रडार पर आते हुए दिख रहे हैं। मानिक भट्टाचार्य को आज फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कोलकाता स्थित जो ईडी का दफ्तर है 11 बजे उन्हें बुलाया गया है। और जिस तरह से देखा जाए पार्था चटर्जी की बात कर ले या अर्पिता मुखर्जी की बात कर ले तो जिस तरह से इनके घर से तकरीबन 50 करोड़ रुपए
की नकदी, काफी ज्वेलरी, ये सब बरामद किया गया है। और जिस तरह से एसएससी घोटाला यानी कि शिक्षकों से जुड़े भर्ती घोटाला मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इस मामले में भी ईडी को अभी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसी के आधार पर काफी जो है आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी मामले के तहत मानिक भट्टाचार्य को बुलाया जा रहा है। मानिक भट्टाचार्य विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से पार्थ चटर्जी के साथ उनके कनेक्शन रहे हैं, जिस तरह से अर्पिता के साथ में उसके कनेक्शन रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से इस पूरे एसएससी घोटाला से मामले में जिस तरह से उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, लिहाजा इस मामले में कल 14 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद आज फिर उनसे पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वो भी एक सख्त कदम उठाते हुए कल जिस तरह से पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ममता गवर्नमेंट भी अब इस मामले की गंभीरता को काफी गंभीर समझ रही हैं और शायद इसी वजह से पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से कल बाहर निकाला गया। लेकिन बिल्कुल, क्या शंकर, क्या ईडी के रडार पे कुछ और एमएलए हो सकते हैं या कुछ और लीडर हो सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के? बिल्कुल हो सकते हैं, आपने एकदम सही कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर अभी कई और भी विधायक और मंत्री हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ अभी हाल फिलहाल का नहीं है। जिस वक्त में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था, उस वक्त में कई ऐसे लोगों की जो भूमिका है उसको खंगाली जा रही है, लेकिन अभी ईडी के अधिकारियों को कहना है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो लिहाजा उस तमाम नामों का खुलासा अभी नहीं किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए कि जिस तरह से 5 बार का विधायक हैं पार्थ चटर्जी और 2011 में वो मंत्री बने थे, 2011 से लगातार वो मंत्री बने हुए थे, तो निश्चित तौर पे वो जो 50 करोड़ रुपया का कनेक्शन है जो उनके घर से नकदी बरामद हुई, अब जांच एजेंसी उसको खंगालने में जुटी है कि 50 करोड़ आखिर थे किसके और किन किन लोगों से वो पैसा इकट्ठा किया गया था, वो जांच का विषय है। 50 करोड़ रुपये लोगों में बरामद तो कर लिया गया है, जिस तरह से कल बरामद किया गया तकरीबन 29 करोड़ रुपया, उसके पहले 20 करोड़ रुपया बरामद किया गया था अर्पिता के ठिकाने पर, तो उस पैसे का कनेक्शन अब वो खंगाला जा रहा है ईडी के द्वारा कि उस पैसे का कनेक्शन किन किन लोगों के साथ में है, किन किन लोगों से पैसा वसूला गया था और ये पैसा किस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और इस पैसे का करना क्या था, ये भी अब जांच एजेंसी के रडार पर है। बिल्कुल, पार्थ चटर्जी पर ममता ने तो कार्रवाई की, लेकिन और जो नाम इसमें शामिल हो रहे हैं या नाम जुड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि उस पर भी कार्रवाई ममता बनर्जी करेंगी? दबाव है उन पर? देखिए, अभी सबसे ज्यादा दबाव जो था पार्थ चटर्जी को लेकर दबाव था, क्योंकि पार्थ चटर्जी के घर पार्थ चटर्जी से की सबसे बहुत खास रही अर्पिता के घर से जिस तरह से पैसे बरामद हुआ, पार्था पे जिस तरह से आरोप लगे, तो इतना तो स्पष्ट था कि जिस तरह से आरोप लगा वो आरोप में काफी दम नजर आ रहा था और जिस तरह से उसके घर से इतने करोड़ रुपए का बरामदगी हुई, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की बरामदगी हुई, तो उसमें अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित तौर पे पार्टी पर भी आरोप लगता, पार्टी पे भी इल्जाम लग सकता था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ममता सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कल आपात एक बैठक की गई थी और उसके बाद इस मामले में फैसला लिया गया। लेकिन अब ये जांच का दायरा सिर्फ पार्थ चटर्जी अर्पिता तक नहीं रहने वाला है, बल्कि इस मामले पर जांच का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है और उस जांच के दायरे में कई ऐसे लोग भी आएंगे जिसका नाम वाकई में चौंकाने वाला होगा। लेकिन अभी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, जिससे कि नाम का भी खुलासा ना हो सके, जिससे कि उसके इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक में नज़्म-ओ-नस्क की हालत अच्छी मालूम नहीं होती है। कत्ल के मामले मुतवातिर रियासत से आ रहे हैं। ताज़ा मामला रियासत के साहिली इलाके सूरतकल से सामने आया, जहां नामालूम अफराद ने एक नौजवान का कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त फाजिल की हैसियत से हुई है और वो कपड़ों का ताजिर था। कत्ल के वाक़े के बाद सूरतकल में हालात कशीदा है और इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी यूथ लीडर परवीन का कत्ल हुआ था। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि फाजिल के कत्ल का परवीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु का, जहां से नुमाइंदा रऊफ इस वक्त जुड़े हैं। रऊफ, कर्नाटक में नज़्म-ओ-नस्क को लेकर सवालात उठाए जा रहे हैं, एक और कत्ल हुआ है, इस ताल्लुक से क्या अपडेट है ताजा? जी देखिए, कर्नाटक के साहिली इलाके में ये तीसरा मामला है, कत्ल का ये तीसरा वाकया है। पहले एक मसूद नामी नौजवान का कत्ल हुआ, उसके बाद बीजेपी के लीडर परवीन नेट्टावर नामी नौजवान का कत्ल हुआ और इसी के बाद जो है कल रात में
फाजिल नामी नौजवान का कत्ल हुआ है। ये आसपास के इलाकों में कत्ल हुआ है। ये फाजिल नामी नौजवान का कत्ल कल रात तकरीबन 8 बजे सूरतकल की कपड़ों की मार्केट में यह कत्ल हुआ है। कपड़े के दुकान में जो है घुसकर हमला किया गया है और बुरी तरह बेईमाना तौर पर इस नौजवान का कत्ल किया गया है। इसका खौफनाक मंजर, दिल दहलाने वाला मंजर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। और इस पूरे मामले में जो है आज जो है वहाँ पे हालात कशीदा हैं। कई मकामात पर सूरतकल हो या उसके आसपास के इलाके हों, वहाँ पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बिल्कुल रऊफ सारी चीजें सीसीटीवी में कैद है, तो क्या कातिल कौन है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक कुछ हुई है? पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी की गई इस पूरे मामले में? जी, अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलबत्ता परवीन नेट्टानवर का जो कत्ल हुआ है वो उस मामले में जो है 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस सिलसिले में जो है उस मामले की जांच जारी है। दूसरे जो मुस्लिम जमातें हैं, खासतौर पर एसडीपीआई और पीएफआई, इस पूरे मामले को लेकर हुकूमत को घेर रही हैं कि कल वजीर आला बसवराज बोमई मंगलूर आते हैं, बीजेपी के लीडर के कत्ल के परवीन नामी जो कत्ल हुआ था उसके रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, मुआवजे का ऐलान करते हैं। लेकिन उससे कबल जो वाकया पेश आया था मसूद के बारे में उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये बात एसडीपीआई और पीएफआई कर रही हैं और उनका इल्जाम है कि इस जो तीसरा मामला पेश आया फाजिल नामी नौजवान के कत्ल का, तो उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो है चंद तंजीमों को खुली छूट दे रखी है, इस वजह से ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि एक खतरनाक सियासत इलाके में देखने को मिल रही है, खासतौर पर कत्ल के मामले में। और जो भी मारे जा रहे हैं, चाहे वो परवीन हो, चाहे बताया जा रहा है कि चाहे वो फाजिल हो, वो बहुत ही मासूम अपराध थे। और हालांकि परवीन जो है बीजेपी के लीडर थे, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, ये बात भी सामने आई। इसी तरह फाजिल का जो बैकग्राउंड है वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुब्तला नहीं था। एक जो है बेकसूर नौजवानों का कत्ल हो रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत ही अफसोस की बात है, ये बात कही जा रही है आजम। बिल्कुल रऊफ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के बाड़मेर में फजाइया का MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत भी हुई है। जमीन से टकराते ही तैयारा शोलों में तब्दील हो गया और तैयारे का मलबा आधा किलोमीटर रकबे में फैल गया। फजाइया ने हादसे की तस्दीक करने के साथ साथ जांच का हुक्म दे दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आसाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। मोरीगांव, बापेटा, गुवाहाटी और ग्वालपाड़ा में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। इन पर ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों से रब्त जब्त रखने का इल्जाम है। पुलिस ने मोरीगांव में एक मदरसे को भी सील किया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदे निलॉय एक बार फिर जोड़ रहे हैं। निलॉय, बड़ी खबर आ रही है आसाम से, जहां पुलिस ने कार्रवाई की है और 11 अफराद को गिरफ्तार किया, 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, ये एक बड़ी क्रैकडाउन है। सबसे पहले बड़ी बात है कि असम में कल 3 ABT या अंसारुल बांग्ला टीम के मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। तो इस मॉड्यूल को बताया जा रहा था है कि एक है मोरीगांव मॉड्यूल, दूसरा है बॉरपेटा मॉड्यूल और तीसरा है ग्वालपाड़ा मॉड्यूल। इन 3 मॉड्यूलों में करीबन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से मोरीगांव के एक मदरसा के जो प्रधान है मुस्तफा, उनको पकड़ा गया है और उनकी सहयोगी अशराफुद्दीन को पकड़ा गया है। और पुलिस का कहना है कि अशराफुद्दीन के साथ अंसारुल बांग्ला टीम और अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन दोनों संगठनों के साथ बहुत नजदीकी संबंध था। इतना तक कि एक बांग्लादेशी जो ABT के मेंबर है वो खुद यहाँ आके मदरसे में काफी अरसे रहे। यहाँ पर यहाँ के
जो युवकों को, यहाँ के नौजवानों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण जो यहाँ की जो किताबी प्रशिक्षण है, जो जिहादी किताब है, वो किताबों को यहाँ पे पढ़वाया गया है, मीटिंग जुलूस किया गया है। और दूसरी बात, शारीरिक कसरत भी इन लोग का प्रशिक्षण यहाँ देते हैं। और जो दिमागी या इंडोक्ट्रिनेशन या रेडिकलाइजेशन होता है कि जिहाद की तरफ आकर्षण करने के लिए जो एक बुनियादी जो दिमागी स्थिति को तैयार करना होता है, वो प्रशिक्षण दिया गया था। और दूसरी बात, पुलिस का ये भी कहना है कि 2017 से लेकर 2022 तक तकरीबन 50 से ज्यादा जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है या पैसा बाहर राज्य देशों से इस मदरसा के नाम पे घुसा है। और न केवल यहाँ पे इनके खाते में जमा हुआ है, बल्कि इनके खाते से खर्च भी किया गया है। यहाँ पर पुलिस इसका छानबीन कर रहा है पुलिस कि ये पैसा किनको दिया गया है और किस काम के लिए दिया गया है। और इसके साथ बरपेटा में भी करीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी एबीटी के साथ खूब बहुत ज्यादा नजदीक की संबंध रखने की वजह से पकड़ा गया है। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि परसों रोज एक गोलपारा से एक 22 वर्ष के युवक को पकड़ा गया है, जिनके घर एक महबूब बोल के एक एबीटी के या अशराफुल बांग्ला टीम के एक सदस्य वहां आए थे। वो इनके घर में, अशराफ के घर में वो रहे। और अशराफ न केवल इनके घर में उनको पनाह दिया, बल्कि उनको सिम कार्ड और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया है। तो डीजीपी, यहाँ के डीजीपी का कहना है कि जो अलकायदा जो है, अलकायदा असम में है, ये सच है और इसकी को तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ममनुआ तंजीम से लिंक इनके बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निलॉय इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आसाम हुकूमत ने पार्था मजुमदार को स्टेट एनआरसी का नया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। मौजूदा कोऑर्डिनेटर हितेश देव की मुद्दत 31 जुलाई को खत्म हो रही है। पार्था मजुमदार फिलवक्त कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात में ताइवान समेत मुख्तलिफ बाहमी इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई। दोनों के दरमियान 2 घंटों तक बातचीत हुई। ताइवान मामले पर शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को खबरदार किया कि वो आग से ना खेले, जबकि अमेरिकी सदर बाइडेन ने यह साफ किया कि ताइवान पर उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ताइवान की मौजूदा हालत बदलने या वहां अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई की मुखालफत करेगा। ये वर्चुअल मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों ममालिक के बीच मईशत और सियासी व जोग्राफियाई मामलात पर कशीदगी पाई जा रही है। तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात हुई है। ताइवान समेत मुख्तलिफ बाहमी इलाकाई और आलमी मसाइल पर दोनों आलमी लीडरों ने लंबी बातचीत की। दोनों के दरमियान बताया जा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई है। ताइवान मामले पर शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को खबरदार किया है कि वो आग से ना खेलें, जबकि अमेरिकी सदर बाइडेन ने यह साफ किया कि ताइवान पर इनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। इन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ताइवान के मौजूदा हालत बदलने या वहां अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई की मुखालफत करेगा। ये वर्चुअल मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब दोनों मुल्कों के बीच मईशत और सियासी व जोग्राफियाई मामलात पर कशीदगी पाई जाती है। बाडीपुरा के तुरैल तहसील में 27 जुलाई को चकवाली के मुकाम पर बादल फटने के बाद चकवाली और अब्दुल नामी गांव के दरमियान लिंक रोड को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से इन दोनों गांव के लोगों का एक दूसरे से राब्ता कट गया। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बाडीपुरा से मुतालबा किया है कि इस लिंक रोड को फौरी तौर पर काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए ताकि दोनों गांव के दरमियान राब्ता बहाल हो सके। से दरियाई किशन गंगा के पानी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब्रेल से चकवाली आने वाला लिंक रोड पूरी तरह से डैमेज हुआ है और यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह से कांसे रहे। कल 2 दिन से हमारे बच्चे स्कूल न जा सके क्योंकि हमारा जो रोड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय खत्म हो चुका है और हमारे माल मवेशी है वो दूसरी जगह फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ के जो रास्ता लिंक रोड था वो टोटल तरह से खत्म हुए हैं। इसलिए हम डीसी बांडीपोरा और एसडीएम गुरेज से गुजारिश करते हैं कि वो फिर और इस रोड की मरम्मत करवाएं। तूफान हो गया, सैलाब हो गया, उसमें जो हमारी सड़कें चले गई और हमारे पुल जो चले गए, हम
इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, इधर से हम चकवाली नहीं जा सकते हैं, चकवाली से गाँव नहीं आ सकते हैं, पूरा रोड चले गया। इसलिए मैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बारिश के बाद की तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पहला वीडियो कौमी शाहराह पर करोल जयसवाल पुल के पास एक ट्रॉली पर कोंकण रेलवे के लिए जा रहा एक 70 टन का ट्रांसफार्मर भारी पत्थर के जद में आने से दरियाई चिनाब में गिर गया। ट्रांसफार्मर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता कई दिनों से पार्क था। इस ट्रांसफार्मर की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरा वीडियो मंथ्याल के मुकाम का है, जहां पर भारी पत्थर गिरने से तामीराती कंपनी की जानिब से 6 करोड़ रुपए मालियत से बनाया जा रहा स्टील टनल तबाह होता नजर आ रहा है। पूरे इलाके में मिट्टी के तोदे, पत्थरों के गिरने का न रुकने वाला सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार जारी, जिसकी वजह से अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने गुजरात मामले पर ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए, वहां लगातार अरबों की ड्रग्स बरामद हो रही है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि बापू और सरदार पटेल की जमीन पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का धंधा कर रहे हैं। इन माफियाओं की कौन सी ताकतें पुष्ट पनाही कर रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।